गुड इवनिंग। होमवर्क बताओ, कुछ दिया था क्या आज? मेरे ख्याल से टाइम सफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए काम करता हूं, डिस्कशन ओनली 10 प्रॉब्लम्स। ओके, ओनली 10, 31 to 40। हाँ बोलो। अप टू 35, एनी डाउट? अरे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यार, समय मिलना चाहिए करने के लिए, है ना। और लकीली आखिरी के क्वेश्चन टाइम टेकिंग है भी, ठीक, तो इसलिए तुमको थोड़ा और टाइम दे दिया। चलो कि 40 के बाद के प्रॉब्लम तुम और समय दे दिया। 31 या 31 ठीक था क्वेश्चन। तुमको ग्राफ बनाना तो आता ही है, 4 - x²। तो इसमें टचिंग सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया मतलब मिनिमम रेडियस, ठीक है, एंड y इक्वल टू mod x। तो एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में दो बातें आ सकती हैं। एक, सर्किल लाइक दिस, कि सर ऐसा कुछ सर्किल बन जाए, ऐसा कुछ। और एक पॉसिबिलिटी और तुम्हारे दिमाग में आ सकती है कि सर सर्किल इस पॉइंट पर टचिंग बन जाए। तो जो लीस्ट आंसर है ना, लीस्ट आंसर वो इस सिचुएशन से आता है कि सर ये वाला आंसर आपको ज्यादा छोटा आंसर देता है। ये आंसर, ठीक है ना। तो यहां से आंसर निकला था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजीली हो गया था, क्योंकि तुम तो जानते हो कि सर वो रेडियस, दिस इज रेडियस आर, ये भी रेडियस है ना। तो अगर ये रेडियस है तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये 4 - r हो गई। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? और मानते हो अगर ये r है तो ये भी r है, क्योंकि ये 45 डिग्री है ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये 45 डिग्री, तो उस रीजन से ये भी r हो गया। तो मानते हो ये तो सर r√2 हो गया पाइथागोरस से, तो r√2 इज इक्वल टू 4 - r कर दीजिए, एक लाइन में आंसर आ गया। कुछ समझे? रेडियस इज इक्वल्स टू 33। तो एक्चुअली अपने आप में काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। और पूछो अप टू 35, एनी अदर? जो बहुत इजी है वो रहने दो। 35, हाँ 35 इज अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को 2018 रैंक 2 जो स्टूडेंट था उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, पूरा फुल करेक्ट, मतलब मैथ्स की बात कर रहा हूं। एंड ही सेड कि मैंने फर्स्ट राउंड में इस प्रॉब्लम को ट्राई किया तो मुझे क्लिक नहीं किया, है ना। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि यार छोड़ते हुए किया करो, है ना। प्रॉब्लम्स को किसी क्वेश्चन में जहां अटकते हो वहां उस मोमेंट समय देने की जरूरत नहीं है, पहले खत्म करो फिर लौट के आके ट्राई करो। तो उसने कहा कि सर जब मेरा पेपर एंड हो गया ना पूरा, तब मेरे पास 15 मिनट बचे थे, उसके बावजूद मैंने इस क्वेश्चन को जब टाइम दिया उसके बावजूद भी नहीं बना, ठीक है ना। तो एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग क्या है ना, ज्योमेट्री से हट जाते हैं ना, तो इसलिए ऐसा होता है। तो अगर इसको तुम 10th लेवल की ज्योमेट्री से सोचते ना तो ये क्वेश्चन फट से बन जाता है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि कोऑर्डिनेट से भी हो गया लेकिन कोऑर्डिनेट से बहुत लेंदी होता है, ठीक है ना, कि सर थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला लगा लगा के, है ना, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ा था। तो
नहीं भाई ऐसे नहीं यार, है ना, बिल्कुल जीरो होमवर्क तो नहीं, गलत बात। तो -2,7, 2,-5, पॉइंट P, पॉइंट Q। लैंग्वेज में बहुत उलझाया है उसने। पेयर ऑफ सर्कल्स को F1 बोल रहा है, लाइन इज टेंजेंट टू देम, एंड सर्कल S1 जो है वो P पर टचिंग है, और जो S2 है वो Q पर टचिंग है, एंड दे बोथ लाई ऑन सेम साइड। ये भी लिखा हुआ है ना, सेम साइड ऑफ T लाई कर रहा है, कहीं लिखा हुआ था, कहां चला गया यार? अच्छा, सेम साइड ऑफ T लिखा हुआ नहीं है, वो तुमने समझ लिया है ना कि सर वो तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि S1 S2 टच ईच अदर लिखा हुआ, टच ईच अदर, तो मेरे ख्याल से सेम साइड होना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ भी बना लो कि सर ये सर्कल टचिंग, तो तुम तो जानते हो कि सर टचिंग का मतलब ही होता है सेंटर से 90, टेंजेंट है ना। इसी तरह से वन मोर सर्कल टचिंग एट द पॉइंट, बस ठीक है, राइट। रुको उसको थोड़ा पास कर देते हैं। मुझे लगता है अब बेटर बन जाएगा फिगर, है ना। ठीक, 90, this is 2 comma. Now I think to find locus of this point, right, M, 35 ही पूछा है किसी ने, लोकस ऑफ M पूछ रहा है। ठीक, लोकस ऑफ M, मानते हो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, बस जैसे ही पैरेलल लाइन दिखा मेरे ख्याल से थॉट आ गया कि सर ये लाइन पैरेलल है ना, तो आई गेस दिस एंगल एंड दिस एंगल, बिल्कुल छोटी क्लास की मैथ्स इस्तेमाल करो। मानते हो सर ये दोनों एंगल का सम 180। ठीक, अब कुछ लोग जानते हैं ना कि सर आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई थी, उसकी मदद से ये जो एंगल है इस एंगल का ट्वाइस ये एंगल होगा। चिंता मत करो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये नहीं थी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या थी, सबको याद है कि सर ये जो टेंजेंट है ये जो एंगल बनाएगा ये कॉर्ड सरकमफेरेंस पर सेम एंगल बनाएगा। सही कहा ना मैंने? तो कुछ लोग जानते हैं ना कि सर सरकमफेरेंस पर जितना एंगल होगा उसका ट्वाइस ही एंगल हुआ ना यार, तो इस एंगल का ट्वाइस है एंगल। ठीक, अब इसी तरीके से कुछ लोग समझ गए कि सर इसी तरह से ये एंगल का ट्वाइस ये एंगल होगा, तो मानते हो इन दोनों का सम का ट्वाइस, सम ऑफ दिस, अभी अभी तुमने कहा ना ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो इफ आई एड देम दिस एंगल प्लस दिस एंगल विच इज ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज पाई, तो मानते हो इन दोनों एंगल का सम π/2 आ गया। तो कई लोग समझ गए कि सर ये एंगल का सम π/2 मतलब ये 90 है। बुद्धि लगो, मानते हो? प्रॉब्लम खत्म, बस सवाल खत्म हो गया। कुछ लोग समझ गए कि सर अब तो क्वेश्चन में क्या बताऊंगा मैं आपको, डायमेट्रिक लोकस इज अ सर्कल, है ना, और फिर उसके आगे के प्रॉब्लम में तो कोई दम है ही नहीं, है ना। वो तुमसे पुट करवा के चेक करवा रहा है कि बताओ पॉइंट को चेक करो लाई कर रहा है कि नहीं, फिर वो पॉइंट सर्किल का कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन से तुमको कॉर्ड की इक्वेशन लिखवा रहा है। सही है ना। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं बना।
तो अब इसके बाद तो वो फॉर्मूला बेस्ड हो गया बिल्कुल, ऐसा थोड़ी होता है। एक प्रॉब्लम 2000 रैंक के बच्चे से भी बन सकता है जो कि रैंक 2 से ना बने, ऐसा संभव है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि उस 2000 रैंक के बच्चे से कई क्वेश्चन नहीं बने होंगे जो रैंक 2 से बन गए होंगे, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में थोड़ी कुछ कहा जा सकता है ना। या 34 पता बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल, ये क्वेश्चन कहलाते हैं लल्लू, है ना। P is the point on circle, coordinate axis positive, both coordinates positive, sorry, both coordinates. Tangent to S at P, intersect coordinate axis at Mn, midpoint of Mn. तो यार तुम तो मिड पॉइंट ऑफ Mn, ये रहा M और N, M N, यही है ना, उसने बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट किया। तो जैसे ही वो तुमसे लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछ रहा है तो तुम तो जानते हो जैसे हम तो एच के से शुरू करते हैं, ये रहा एच के, तो ये हो गया 2h, ये हो गया 2k। अब कई लोग कहेंगे सर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मानते हो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू एस। अरे ये सर्किल को टेंजेंट है भाई, सर्किल जिसकी इक्वेशन मुझे नहीं पता, P इज ए पॉइंट ऑन सर्कल विथ बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव, है ना। ये कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर तो नहीं दिया ना, ऑन एस सर्कल। अच्छा अच्छा, ये तो सॉरी पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो, कि सर ये तो 34th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 है। कुछ लोग समझ गए मेरे बात को, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 हो गया ना खत्म, कि सर सर्किल ये तो बुद्धू बना रहा है, ये रहा पॉइंट P। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर सीधा ये जो लाइन आपने इतनी मेहनत से लिखी है इस पर टेंजेंट की कंडीशन लगा दीजिए, प्रॉब्लम ओवर। गॉट इट? कुछ लोग समझ गए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। अप टू 37, एनी डाउट? 37 क्विकली, जल्दी पूछो यार, पीएनसी पढ़नी है। अप टू 37 इजी है ना यार। 36 तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पी क्यू। सर्कल line intersect at PQ, midpoint of PQ has x coordinate, midpoint -3/5, comma this is 4mx + 1। तुमको लगता नहीं कि सर ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमको दे दिया गया। सेंटर 3, -2, रेडियस 5। तो तुमको लगता नहीं सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूले से क्वेश्चन किया जा सकता है? नहीं, जो मिड पॉइंट होता है कई लोग जानते हैं ना कि सर वो सेंटर सर्कल को देखते ही विचार आता है, परपेंडिकुलर डालो, और परपेंडिकुलर कहां पड़ता है सबको ही पता है, मिड पॉइंट पर। तो वो तुमसे चेक कर रहा था कि देखें कितने लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है ना। तो बस लगा दो, उसको प्रूव कर दो कि तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है। नहीं कि सर लो अभी प्रूव कर देते हैं कि हमको पढ़ाया गया है, x माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस ऑफ, मैं y लिख ही नहीं रहा क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू गिवन है ना, माइनस ऑफ 1 + m² इज, पुट कर दिया 3m + 1 + 2। इसके आगे मैं नहीं करूंगा, ठीक।
मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया। अप टू 37 डन, इजी था ना। 40, बस अप टू 40 क्विकली। हो गया क्वेश्चन भाई, इसमें एम कुछ आ रहा है, फिर ऑप्शन चेक कर लेना। 37 का पार्ट 4, 37 तो एक सिंगल क्वेश्चन है। 37 तो एक सिंगल क्वेश्चन है ना, इसका पार्ट 4 कहां से आ गया? इंटीजर प्रॉब्लम है ना 37। अरे हाँ बोलो यार। एक बच्चा कह रहा है 37 तक ही अटेम्प्ट किए, 38 39 में पैराबोला है। नहीं, वो पैराबोला का कुछ खास यूज नहीं है एक्चुअली। पैराबोला तो मैथ्स दी कॉलम का आखिरी पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, अल्फा इक्वल टू, सीक्वेंस अलग है। अरे यार चलो ठीक है, 37 के नेक्स्ट क्लास। एक सेकंड, 37 लेकिन मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, लेट द पॉइंट बी। तुम में से कोई एक जरा मेरे को फोटो भेजना जरा, बस एक पेज की फोटो भेजना, और कोई एक, रुको मैं तुरंत चेक कर रहा हूं, और जैसे मैं मना करूं ना उसके बाद कोई और मत भेजना। बस मुझे एक कोई इमेज भेजो फर्स्ट पेज की, मतलब इस पेज का। वेटिंग, जल्दी भेजो फोटो खींचकर। हाँ, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन 37 ही तो, सॉरी 37 ही तो है रिफ्लेक्शन, सेम सीक्वेंस इज देयर, है ना। बस बस बस, आ गया आ गया आ गया, अब मत भेजो। आ गया, अरे आ गया, बस सेम ही तो है सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस है भाई, ठीक है। तो अननेसेसरी क्यों परेशान कर रहे हो? नो चेंज। थर्टी सेवेंथ बहुत अगेन लल्लू क्वेश्चन था यार। टेंजेंट पर ग्रिप लाओ भाई, टेंजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी रिफ्लेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो एक काम करो, ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, बी का कोऑर्डिनेट तुम निकालो। बताओ बी का कोऑर्डिनेट कितना आया? बताओ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। दिस इज ए, और बट डिस्कशन खत्म करो, मैं बस बहुत हो गया। बी का कोऑर्डिनेट कितना आता है? 6,0 ये आता है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ठीक है। वो लाइन ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ विथ सेंटर्स A and B and radius 2, radius 1, radius 2, radius 1, कुछ भी बना दो यार डायग्राम। रेडियस 2, रेडियस 1, ठीक। T be the common tangent to tau A and tau B such that circles are on same side of T। सर T टेंजेंट को बोल रहा है, तो बताओ वो कौन सी टेंजेंट होगी, डायरेक्ट होगी कि ट्रांसवर्स होगी? तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट होगी, है ना, कि सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के दोनों सेम साइड आएंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कोई सा भी दिखा दो सर, ये डायरेक्ट दिखा दो या ऊपर से दिखा दो, ठीक। नाउ इट सेज C इज द इंटरसेक्शन ऑफ P एंड द लाइन थ्रू AB। अरे यार ये तो बुद्धू समझ रहा है तुमको, हाँ, लेकिन तुम बुद्धू थोड़ी हो कि सर ये गलत समझ रहे हैं हमको।
ये तो आपने कॉमन टेंजेंट में सिखा रखा है। कुछ लोग जानते हैं कि सर यही तो वो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ करता था, जो कि R1:R2 के थ्रू हम फट से निकाल देंगे। सही है, तो ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था। बोलो, हमें तो टेंजेंट निकालनी सीखी है, ये तो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही प्रॉब्लम खत्म कर दिया इसने, कि यार ये पॉइंट निकाल दो। और जो समझदार लोग हैं वो लोग जानते हैं कि ये पॉइंट कैसे आता है, कि सर ये पॉइंट तो बहुत आसानी से आ जाता है। ठीक, तो जिनको आइडिया है वो निकाल देंगे। एक्सटर्नल रेशियो, राइट, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल रेशियो। प्रॉब्लम डन। नाउ इफ आई गॉट दिस पॉइंट विच इज सी एंड आई गॉट ए, तो यार तुम सी ए निकाल नहीं लोगे कि सर सब तो हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूले सब तो कोई भी कर लेगा। इजी। कई लोग तो सेक्स शायद डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, वो लोग कहेंगे सर रेशियो से खत्म कीजिए ना, सी ए अपॉन सी बी इज 2/1। तो तुमको लगता नहीं सर सी ए निकल आएगा, बिकॉज आई नो ए बी। बुद्धि का इस्तेमाल करो, सी ए अपॉन सी बी, तो इसमें तो सेक्शन फॉर्मूले की भी नीड नहीं है। सी ए अपॉन सी बी सिमिलर ट्राइंगल 2:1, तो इसका मतलब है ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, है ना। सी बी और ए बी बराबर हो गए 1:1, और ए बी है मेरे पास। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ बना दिया गया हमको, कि जो ए बी का डिस्टेंस है उसका 2.2 टाइम्स आंसर, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो 5, आंसर इज 10। बुद्धू बन गए नहीं कि सर सेक्शन फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। लो, डन। अप टू 40 क्विकली एंड करो, 3 मिनट में खत्म करना है बस। 38 का डी। अरे यार, ये तो तुम ऑप्शन पूछ रहे हो, बजाय कि सर मैथ्स दी कॉलम में से कुछ पूछ लूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुम तो यार सवाल पूछ रहे हो। है ना, मेरे ख्याल से ये मैथ्स दी कॉलम में पूछना चाहिए ना सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप का कुछ पूछना चाहिए ना। फिर ऑप्शंस तो तुम टैली कर ही लेते कि सर ऑप्शन टैली करने में थोड़ी दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से मैं तुमको प्रॉब्लम पर आइडिया देता हूं, क्योंकि ये भी बहुत लल्लू क्वेश्चन था, है ना। बिल्कुल आईआईटी वाले बुद्धू समझ रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं अपने छोटे भाई बहनों को समझाओ कि अच्छे से 9th-10th की ज्योमेट्री पढ़े। बेचारे कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कैलकुलस पढ़ने से बचाओ, ठीक है ना। x² y² 9, 3 रेडियस। देखना किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा होगा और वहां उनकी कोचिंग वाला उनको कैलकुलस पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो उन बेचारे छोटे बच्चों को बचाओ, समझ गए। तो तुम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो, और उसको 10th क्लास की किताब उठा के देना, और उसी में थोड़ी हायर लेवल पे चले जाना, कि कोई बढ़िया सी ज्योमेट्री की कोई बढ़िया किताब उसके हाथ पे देना, कहना बेटा ये सिमिलर ट्राइंगल वगैरह सर्कल्स के थोड़े अच्छे सवाल करो बजाय कैलकुलस के, ठीक है। कैलकुलस तो 11th-12th में जाके सबसे इजी चैप्टर निकलता है, ठीक, कि सर जितनी गणित पढ़ते हैं जेईई की, उसमें सबसे लल्लू तो कैलकुलस होती है, और उसको बेचारे बच्चे को 9th में पढ़ाते हैं नहीं। चलो, ज्योमेट्री की किसी दिन ग्रुप में मैं बुक का नाम शेयर कर दूंगा ना, कोई अच्छी ज्योमेट्री की बुक जो छोटी क्लास 9th-10th के बच्चों के लिए बढ़िया होगी, ठीक है।
ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9, मतलब 3 रेडियस, 3,4 सेंटर। तुमको कहा था ना मेरी एक छोटी सी आदत है, देखो यार मेरी आदत कितनी काम की होती है। 3,4 तुम लोग को तो याद है ना कि सर वो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स दिखाते हो। 4 मानते हो, 4 वर्टिकली बिलो ये रहा, 4 वर्टिकली लेफ्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टली, है ना। तो आई थिंक दैट सर्कल, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, और -1। तो देखो तुम्हारा एक्स और वाई था ना नेमिंग इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो उसमें एक पॉइंट तो मुझे बगैर एफर्ट के ही मिल गया कि सर ये है एक पॉइंट, लेट्स से एक्स, लेट्स से वाई, वेरी इजी नहीं, एक्स वाई। नाउ व्हाट, इंटरसेक्शन एट एक्स एंड वाई, ओके, अनदर सर्कल। नाउ थर्ड सर्कल की बात करते हैं। सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विथ C1 C2, ये सेंटर से इसी लाइन पर थर्ड सर्किल का सेंटर लाई कर रहा है, सही है ना। एंड C1 एंड C2 बोथ इनसाइड C3, ठीक। C3 टचेस C1 एंड C2, मानते हो C3 इन दोनों को टच कर रहा है, और वो भी इंटरनल, क्योंकि ये दोनों सर्किल उसके अंदर है। तुमको तो ये बात अच्छी तरह पता है ना कि सर सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन कॉन्टेक्ट से पास करती है। तो मानते हो C3 और C1, मैं सेंटर्स को C1 नाम दे रहा हूं, ये C1 सेंटर है, ये C2 सेंटर है, और जो थर्ड सर्किल है ना उसका सेंटर C3 है। तो तुम मानते हो ना सर C3 C1 को ज्वाइन करोगे तो वो कॉन्टेक्ट से पास करेगा, इसी तरह से C3 और C2 को ज्वाइन करोगे कॉन्टेक्ट से पास करेगा। तो कुछ लोग समझ गए कि सर यही तो है वो लाइन जिस पर कांटेक्ट पॉइंट इस सर्किल का भी निकलेगा और इसका भी। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर एक्सटेंड कीजिए, यहां से आपका सर्किल C3 पास करेगा टच करता हुआ, और यहां से पास करेगा। तो जो तुम्हारा थर्ड सर्किल है इज लाइक दिस। कई लोग समझ गए ना। अब ये पॉइंट्स की नेमिंग क्या थी, पॉइंट्स को कुछ नेम किया था ना इसने, एट M, C3 टचेस C1 एट M, C2 एट N। कई लोग समझ गए। अब तुमको क्या लगता नहीं कि सर ये जो पूरी लाइन है ये तो डायमीटर हो गई, है ना। C3 कहीं भी दिखा दो यार, ठीक। तो ये पूरा लेंथ डायमीटर, तो ये तो तुम ओरल निपटा दो कि सर ओरिजिन से 5, ये 5 डिस्टेंस, ये 3, 5 + 3 8, प्लस कितना था 4 था ना, 8 + 4 12, 12 इज द डायमीटर। तो मानते हो रेडियस हो गया 6, ठीक। अब तुमको C3 निकालना है, एक सवाल तो C3 है, फाइंड C3। तो तुमको लगता नहीं सर अब तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ये C3M ये 6 है, तो तुमको लगता नहीं सर ये 6 में से अगर आप ये घटा दो विच इज 3, तो 6 - 3 इज 3। बुद्धि लगाओ। I obtain C3 C1. Now don't you think I also obtain C3 C2? सर 6, अरे रेडियस है बेचारा, 6 माइनस रेडियस विच इज 4, 6 - 4 इज 2। तो तुमको लगता नहीं सर ये तो फिर हमको मूर्ख समझ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला का सवाल दे रहे हैं, बताओ। C3 C1 रेशियो C3 C2 is 3/2. I know C1, I know C2, apply section, get C3। बुद्धि लगाओ। निपट गया ना क्वेश्चन, कि सर तो बहुत लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब मुझको लगता है कि अब इसके बाद की कहानी बहुत सिंपल है ना, कि सर ये जो लाइन है ना ये
4/3 स्लोप की लाइन है और हमको पता है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 एंगल, तो मेरे ख्याल से ये 4/3 स्लोप है, तो ये -3/4 स्लोप है। सही। तो तुमको पता है ना कि सर अब तो तुमको किसकी वैल्यू जरूरत है, तुमको कॉर्ड की वैल्यू चाहिए ना, एक्स वाई की लेंथ चाहिए ना, लेंथ ऑफ एक्स वाई, लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू। तो सबको पता है ना कि मैं हमेशा कॉर्ड कैसे निकालता हूं, परपेंडिकुलर सेंटर से डाल के। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इस लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, बुद्धि पर जोर दो। -3/4 स्लोप एंड पासिंग थ्रू, ये कौन सा पॉइंट है, 3,0। आई नो इक्वेशन टू दिस लाइन, तो आई थिंक √r² माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर √2 टाइम्स से आपको XY मिल जाएगा, समझो। और इसी तरीके से क्या तुमको लगता नहीं कि सर इसी तरीके से मैं आपको ZW भी दे दूंगा। ZW कौन था, इसी का एक्सटेंशन था ना, लाइन थ्रू XY इंटरसेक्ट C3, ZW। तो मुझे लगता है ZW भी तो कॉर्ड ही है, और सबको पता है कि आप कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हो, सेंटर से परपेंडिकुलर। सेंटर का कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, रेडियस है तुम्हारे पास, तो तुमको लगता नहीं कि सर 6² माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन का स्क्वायर, अरे 2√r² माइनस p² यार। सब समझ गए कि सर हो गया, ZW भी आ गया, XY भी आ गया, था ना बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन। केवल डरा रहा था तुमको और कुछ नहीं। बाकी पैराबोला का क्वेश्चन में अगर तकलीफ है तो उसको छोड़ सकते हो कि सर ये अल्फा है ना, लाइन बी टेंजेंट टू पैराबोला, तो तुम चाहो तो पैराबोला को अभी ड्रॉप कर सकते हो, है ना, कि सर पैराबोला वाला पार्ट नहीं करूंगा लेकिन ऊपर के 3 पार्ट तो कर दूंगा। पढ़ाया नहीं ना यार अभी। और एरिया ऑफ MZN ZMW, अब तो तुम थोड़े तो स्किल्स तुमको दिखाने पड़ेंगे ना, सब कुछ तो मैं करके दूंगा। MZN, तो अब तुम्हारी मर्जी है। मुझे लगता है कि इसे बेस ले लिया जाए और इसे हाइट ले लिया जाए तो हो जाएगा कि सर बेस तो डायमीटर है मतलब 12, और रही बात हाइट की, तो ये तो सर आपने अभी अभी जो ZW निकाला था ये उसका आधा है, बुद्धि लगाओ, हाफ बेस इंटू हाइट, सही है ना। और इसी तरीके से ZMW, तुमको लगता नहीं सर सेम लॉजिक से आप ZMW भी कर दो, ZMW। सोचो इसे ले लेते हैं बेस, मानते हो, हाफ बेस हाइट, बेस तो पूरा लेंथ आ चुका है जो तुमने निकाला था, और रही बात इस हाइट की तो ये भी आ जाएगी कि सर ये तो बहुत इजी है, आपने ये परपेंडिकुलर तो निकाल ही दिया था फ्रॉम सेंटर दैट विच इज ओरिजिन, उसमें रेडियस को जोड़ना ही तो है, +3 ही तो करना है, बुद्धि लगाओ। तो हाफ बेस हाइट सिंपली, ओके। अप टू 40 ओवर, बाकी का नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। और पीएनसी के होमवर्क के लिए तुम लोग ग्रुप को एक बार देख लेना, संभव है कि मैं एक छोटा सा होमवर्क पीएनसी का ग्रुप में ड्रॉप करूं, है ना। संडे आ गया ना यार, कि सर संडे को फ्री बैठेंगे क्या, अब तो सर्कल्स में कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में किसी को ध्यान है क्या कि मैंने पैराग्राफ स्ट्रेट लाइन के शायद डिस्कस अभी किए नहीं है, रिमेनिंग, जल्दी से एक बार हाँ बता दो। वो 7 या 8 तक हमने पैरा डिस्कस किए थे, लेकिन बाद के पैरा डिस्कस नहीं किए थे। कोई एक हाँ बोलो। हाँ, पिंक बुक की बात कर रहा हूं, नहीं किए थे ना। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल्स के रिमेनिंग प्लस
पैरा रिमेनिंग, और पैरा में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ने को कहा था, किसी को याद होगा, है ना? तो देयर वाज वन पैराग्राफ जो कि मैंने ग्रुप में लिखा था कि ये मत करना, ठीक है? तो उसे छोड़ के बाकी करना है, ठीक? तो ओनली वन पैराग्राफ यू विल नॉट अटेम्प्ट, फाइन? तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डू सर्कल्स रिमेनिंग प्लस पैरा रिमेनिंग। हाँ, पैरा 13 को नहीं करना है, ठीक? सेवास थ्योरम, मेनालॉस थ्योरम, वो अभी मैंने तुमको बताया नहीं है एक्चुअली, है ना? तो उसके लिए होल्ड करो थोड़ा। ओके, तो लास्ट क्लास में कुछ तुम लोग को फैक्टोरियल कुछ पढ़ाया था ना? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ऐड कैसे होंगे ग्रुप में। इतना लेट कैसे हो यार, लोग तो ग्रुप में सब आ चुके हैं, है ना? व्हाट्सएप करना होता है टू माई नंबर 9352992166, ठीक? 9352992166, जिसमें तुमको अपनी कक्षा का रजिस्ट्रेशन ईमेल और फोन नंबर भेजना होता है, ठीक? और तुमको अपने शहर का नाम बताना होता है और अपना नाम बताना होता है, बस इतनी इंफॉर्मेशन आने पर ग्रुप में ऐड किए जाते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक? और क्लास भी लिख देना कि सर क्लास 11th ऑल्सो, है ना? चलो लिखो, लिखो, एक फॉर्मल डेफिनेशन लेते हैं। सोचने दो, हाँ लिखो। परमुटेशन रेफर्स टू, परमुटेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन रेफर्स टू arrangement of objects alike or distinct, alike or distinct, taken some or all at a time, taken some or all at a time। ब्रैकेट्स में मेंशन करो, ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज सिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है? I repeat quickly. Permutation refers to arrangement of objects distinct or alike, taken some or all at a time. Brackets. Order of occurrence is significant. Some, SOME, some or all। ओके, एक्चुअली मैंने तुमको एक बहुत ही लाइटली एक डेफिनेशन बताई है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो परमुटेशन होता है ना, वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट मीनिंग लेता है। हाउ मैनी वेज यू कैन अरेंज, ओके? बस तुमको इतना समझना है।
कि जब भी तुमसे नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा जाएगा तो दैट एक्चुअली मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है अलशत, है ना। तो अब प्रॉब्लम तुम लोग स्लोली देखोगे, तुमसे अरेंजमेंट जो है ऑल ऑब्जेक्ट का कराया जा सकता है कि सर मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स गिवन थे एंड प्रॉब्लम में मुझे ऑल 10 को अरेंज करना है, ठीक। और हो सकता है कि यू आर गिवन 10 ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर सपोज टू अरेंज 4 ओनली, तो वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो अभी तो मैं बस तुमको ये कहना चाहता हूं कि तुमसे अरेंजमेंट ऑल ऑब्जेक्ट का भी पूछा जा सकता है, तुमसे अरेंजमेंट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अगेन ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑल डिफरेंट भी हो सकते हैं कि सर मुझे जो ऑब्जेक्ट दिए गए थे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे विच आई एम सपोज टू अरेंज, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स में बी अलाइक कि सर ऑल ऑब्जेक्ट्स वर अलाइक, और ये भी हो सकता है सर मिक्स्ड, कुछ अलाइक थे कुछ डिफरेंट थे। तो ये हम लोग धीरे धीरे जब परमुटेशन पढ़ते जाएंगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ एक बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो है कि परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट्स इट। बस इस बात पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है। आई एम सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ वेज आई कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब चलो एक छोटी सी बात समझना, ठीक। मान लो मैं 2 पर्सन की बात करता हूं, 2 पर्सन ए और बी, एंड आई अरेंज देम इन 2 प्लेसेस, ओके। तुम खुद सोच के बताना कि सर ये 2 पर्सन इस तरह से अरेंज हुए हैं इन 2 सीट्स, ठीक। अब मैं तुमको एक डिफरेंट अरेंजमेंट देता हूं। दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, सेम 2 पर्सन्स आर अरेंज्ड लाइक दिस। तो मुझे सोच के बताओ कि क्या ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे या नहीं? यस, नो? बोलो भाई। दे आर डिफरेंट, यस, है ना कि सर दीज 2 अरेंजमेंट्स विल बी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना। मतलब मुझे इसे एक अरेंजमेंट गिनना चाहिए और इसे एक डिफरेंट अरेंजमेंट गिनना चाहिए कि सर ये 2 अरेंजमेंट्स कहलाएंगे, सही है। तो तुमको मीनिंग समझ आया? आई सेड ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज सिग्निफिकेंट, कि जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। गॉट द मीनिंग? फाइन, ठीक। तो अभी मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि मैं जो अभी डेफिनेशन ले रहा हूं वो बहुत लाइटली ले रहा हूं, और एक एक सिचुएशन अपने आप में प्रॉब्लम है कि सर हाउ विल बी अरेंज ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ विल बी अरेंज all alike objects, how will be arrange some objects out of total different objects given, है ना। तो ये सब अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग स्लोली सीखेंगे। तो आज हमने अभी सिर्फ डेफिनेशन जानी है, दैट्स इट, है ना। अब एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन की भी डेफिनेशन सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, कि सर वो केस बाय केस कैसे किया जाएगा। अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे, ठीक है ना। अलाइक यार आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अभी ठीक है? यस, ओके। नाउ टेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन।
लिखो, डेफिनेशन लिखो। कॉम्बिनेशन रेफर्स टू selection of objects, selection या फिर कलेक्शन भी बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन रेफर्स टू selection or collection of objects distinct or alike, taken some or all at a time, taken some or all at a time। ठीक है। कॉम्बिनेशन रेफर्स टू selection or collection of objects distinct or alike taken some or all at a time। ब्रैकेट्स में मेंशन करो ऑर्डर ऑफ अकरेंस, order of occurrence is insignificant। हाँ, order of occurrence is insignificant। ओके तो मेरे ख्याल से एक बार रीड कर लो डेफिनेशन को, फिर एक्सप्लेन करता हूं। हो गया, रीड कर लिया। तो मेरे ख्याल से मतलब सिंपल है कि अगर तुमसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, इट मींस यू आर सपोज्ड टू टेल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक, अगेन नंबर ऑफ सिलेक्शन तुमसे एलाइक ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में भी सिलेक्शन कराया जा सकता है। फिर वही बात कि तुमसे सिलेक्शन ऑफ ऑल कराया जा सकता है या सिलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, कि सर 10 ऑब्जेक्ट थे लेकिन मुझको तो सिर्फ 5 सेलेक्ट करने। ठीक, या हो सकता है 10 ऑब्जेक्ट हैं, मुझे सारे सेलेक्ट करने। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, अब सिलेक्शन की जब बात हो रही है, अब मुझे सोच करके बताना, मैं दो पर्सन ए और बी की बात कर रहा हूं। ठीक, पर्सन ए पर्सन बी, एग्जैक्टली सेम वे व्हाट आई डिड इन परमुटेशन। दिस इज वन सिलेक्शन, पर्सन ए पर्सन बी आर देयर इन द सिलेक्शन। दो पर्सन मैंने सेलेक्ट किए हैं, वन इज ए वन इज बी। अनदर सिलेक्शन आई एम गिविंग यू बी ए। सोच करके बताओ क्या ये दोनों सिलेक्शन डिफरेंट हैं या सेम है? व्हाट अबाउट दीज टू सिलेक्शंस, सेम और डिफरेंट? आंसर इज, बिल्कुल सही कह रहे हो सभी लोग कि सर ये सेम सिलेक्शन है ना। डजंट मैटर कि पर्सन फर्स्ट सेलेक्टेड इज ए, नेक्स्ट पर्सन सेलेक्टेड इज बी, या फिर फर्स्ट पर्सन सेलेक्टेड इज बी, सेकंड पर्सन सेलेक्टेड इज ए। नो, मुझे तो दो लोग सेलेक्ट करने थे, सेलेक्ट टू। तो चाहे आप ए बी बोलो,
चाहे आप बीए बोलो, ये दोनों एक ही सिलेक्शन कहलाएंगे। मानते हो इस बात को? तो तुमको अब रेलेवेंस समझ में आया कि सर ऑर्डर ऑफ अक्रेंस इनसिग्निफिकेंट क्यों कहा था मैंने? बताओ भाई। रेलेवेंस समझ में आई कि सर परमुटेशन में ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा ना कि यार तुमने दो ही तो पर्सन ए बी को ही तो सेलेक्ट किया है, तो ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन में तो मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। ठीक, और वही अरेंजमेंट में ये फर्क है कि सर ये पहली सीट, ये दूसरी सीट, ये पहली सीट, ये दूसरी सीट। तो मेरे ख्याल से अभी मैं बस इतना समझ पा रहा हूं कि सिलेक्शन का पर कॉम्बिनेशन का मतलब है सिंपली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इट इज इमटेरियल कि इन विच ऑर्डर दे आर सेलेक्टेड। गॉट इट? एंड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? अभी प्रॉब्लम करते करते सब फील आने लग जाएगी, है ना? और जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ऑर्डर भाई इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत क्लियर कहा ना कि अभी मैं तुमको लाइटली डेफिनेशन बता रहा हूं, अभी हम लोग डिटेल में एक एक करके प्रॉब्लम्स करेंगे भाई। एक एक सिचुएशन अलग है, अपने आप में अलग सिचुएशन, ठीक है? थोड़े से डेफिनेशन सीखते जाएं। एनपीएन टेक्निकल टर्म है जो कि आगे स्टैंडर्ड नोटेशन यूज होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? एक बार लिख लो, फिर बात करेंगे। एक बार लिख लो। तुम खुद सोचो ना दूरवा, कि तुमसे तुम्हारी क्लास में कहा गया कि किसी 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, है ना? तुमसे कहा गया कि यू आर सपोज टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट एंड यू सेड कि सर आई सेलेक्टेड स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। ये मेरा एक सिलेक्शन है। क्या तुम दूरवा, क्या तुम कहोगे कि सर मैं आपको एक दूसरा सिलेक्शन देती हूं, सिलेक्शन इज स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट सी। थिंक, तुमको 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने कहे गए थे, तो क्या एबीसी एंड 1 केस बीएसी आर दे डिफरेंट सिलेक्शंस? बताओ। अरे बोलो भाई दूरवा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं नहीं ध्रुव, नहीं दूरवा, मे बी बॉय मे बी गर्ल, डजेंट मैटर, है ना? तो बात समझ में आ गई होगी ना कि सर वो 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन तो सेम ही है ना, चाहे आप एबीसी बोलो चाहे आप बीएससी बोलो, सिलेक्शन तो सेम ही है। ठीक, अभी मैं बोलता हूं कि 3 chairs are there, make 3 students out of your class student। अभी दूरवा को दूसरा सवाल दिया कि दूरवा तुमको ये 3 चेयर्स लगी हुई है, इसमें तुमको 3 स्टूडेंट को बिठाना है, 1 स्टूडेंट इन 1 चेयर। ठीक है? तो अब मुझे बताओ
डोंट यू थिंक कि सर अब जो आपने एग्जाम्पल बोला था ABC BAC, अब ये दो अलग आंसर्स कहलाएंगे कि आई एम मेकिंग 3 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई सीट्स, तो दीज टू आर डिफरेंट आंसर्स। थिंक। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से एक मामूली फील तो आई है ना। अभी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से फील आ जाएगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स एंड सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, क्योंकि सर ये बहुत कमाल का टॉपिक है ना, एकदम काउंटिंग टाइप है, राइट। शुरुआत ही काउंटिंग से हुई थी, नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। ओके, तो आई एज्यूम कि प्रॉब्लम सबको क्लियर है। मेरा सवाल क्या है, यू हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तुम्हारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एंड योर प्रॉब्लम इज, जैसे ही मैं परमुटेशन की बात करता हूं, परमुटेशन मींस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सही। तो यू आर सपोज टू अरेंज ऑल n ऑब्जेक्ट्स, यही क्वेश्चन है ना। आई एम सपोज टू अरेंज ऑल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इन ऑर्डर टू गेट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, मैंने एक इक्विवेलेंट मॉडल दे दिया, ठीक है। एक तुमको एक इक्विवेलेंट मॉडल देता हूं जिससे तुम्हारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। मैं तुमको एक काम करता हूं, देयर आर n boys and there are n chairs, ठीक, n seats, and I ask you, make boys sit in these chairs, ठीक, arrange n boys इन n सीट्स, ऑब्वियसली एक सीट पे दो को मत बिठा देना, ठीक है। ऑब्वियसली इन वन सीट वन बॉय, ठीक। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर इस सवाल का मुझे जवाब मिल जाएगा? आई एम एबल टू अरेंज ऑल n ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बॉयज तो डिफरेंट होते हैं ना यार, ठीक है। तो आई गेस जो भी आपका आंसर होगा, अरेंजिंग n बॉयज इन n सीट्स, वो इस प्रॉब्लम का जवाब दे देगा। फाइन। तो अब तो तुम लोग समझदार हो कि सर कैसे सोचना होता है, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसके डायरेक्शन से सोचें। तो यहां पर तो तुम जानते हो सर दोनों ही लिमिटेड हैं, बॉयज भी सारे चेयर को ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना, और चेयर भी सारी फिल हो जाएगी। तो तुम चेयर से सोचो या पर्सन से सोचो, एक ही बात है कि सर बॉय 1 को चलो बिठाते हैं, बॉय 2 को बिठाते हैं, बॉय 3 को बिठाते हैं। आई एम श्योर कि बॉय 1 सीट ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, बॉय 2 सीट ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो तुम जानते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो यू कैन गो आइदर बाय बॉय और यू कैन गो बाय सीट ऑल्सो, कि सर चलिए सीट 1 को फिल करते हैं। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर आप सबसे पहले सीट 1 को क्यों फिल कर रहे हो। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो अल्टीमेटली यही देखोगे ना कि कौन सी सीट में कौन बैठा हुआ है। इस बात को थोड़ी देखोगे कि सर पता है आपको, पहले मैंने सीट 1 को भरा था, उसके बाद मैंने सीट 4 को भरा था। दैट इज मीनिंगलेस। मुझे तो जब वो n लोग चेयर में बैठे होंगे ना, मैं तो तब देखूंगा कि कौन कहां बैठा हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन सी चेयर पहले ऑक्यूपाई हुई थी, राइट। तो चलो चेयर से करते हैं। सर फर्स्ट सीट n चॉइस, सेकंड सीट, एंड तुम तो मन में बोलते हो ना, आई फिल्ड फर्स्ट सीट एंड आई फिल सेकंड सीट n-1 ways and
I now fill third seat, n minus 2 ways, fourth seat, चलते जाओ. तो finally when I fill up to last, तो your answer is n factorial. So what is the answer to npn? Is coming to be n factorial. ये फॉर्मूले बनने जा रहे हैं, ध्यान रखना. ये जो हम मेहनत करके ये टर्म्स एनपीएन, डेफिनेशन, वैल्यू, ये आगे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं. क्विकली 5 seconds. Done. Okay. Now let's know the meaning. Again ये सब notations है. राइट? अब इसका मतलब समझते हैं. पढ़ लो एक बार. पढ़ लिया? मानते हो? टर्म का मतलब है मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है and I have to arrange r of them. n distinct objects taken r at a time. तो क्या कोई कॉमन सेंस से सोच पा रहा है कि सर ये जो r है ये n को एक्सीड नहीं कर सकता? बुद्धि लगा के सोचो. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, चलो 15 को अरेंज करो? अरे 15 तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है. ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट हैं उससे ज्यादा को कैसे अरेंज करवा सकते हो मुझसे? ठीक है, तो क्या कॉमन सेंस से समझ में आया कि एनपीआर की डिफाइनिंग के लिए ये जो आर है ये गारंटी एन से लेस इक्वल रहा होगा बिटवीन 0 to n, है ना? 0 से लेकर n के बीच में इंटीजर वैल्यू r कैन टेक. r एक नोन क्वांटिटी है, राइट? मतलब तुमसे P10,3 पूछा गया है, 10P3. तो 10P3 का मतलब है आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन 3 एट ए टाइम. ठीक, मतलब यू आर सपोज टू अरेंज ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स. तुमको आउट ऑफ 10 सिर्फ 3 अरेंज करने. अरे 0 भी कर सकते हैं यार कि अरेंज नन, किसी को भी अरेंज मत करो. ठीक है ना? तो वो 0 अलाउड है कि सर आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट आप किसी को भी अरेंज करने के लिए नहीं कह रहे हो, np0. ठीक है, परेशान मत हो इस बात के लिए. ठीक, तो इसका मतलब तो तुम समझ गए ना. तो आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट आई एम सपोज्ड ओनली टू अरेंज r ऑफ देम, केवल r अरेंज करने. तो इसकी वैल्यू निकालनी है किसी इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट. तो वो जो भी नंबर ऑफ वेज होंगे वही इसका आंसर हुआ ना. तो चलो फिर से एक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम लेते हैं जिससे इस सवाल का आंसर मिल जाए, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं. देयर आर r सीट्स
एंड देयर आर n बॉयज, सही है, एंड आई सेड अरेंज n बॉयज इन आर सीट्स। अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है, कि सर वो हम क्या करेंगे, एक ही सीट में 4 लड़के बिठा देंगे, ठीक है, तो सारे लड़के बैठ जाएंगे। तो ये अपने आप तुमको अंडरस्टूड लेना है, ओनली 1 बॉय इन 1 सीट, गॉट इट। एक सीट में सिर्फ एक ही बैठेगा। तो अब सोच के बताओ कि सर सीट तो कम है, सीट कम है ना, तो क्या फील कर पाए कि ये जो n बॉयज हैं ऑल n नहीं बैठ पाएंगे। सोचो कि सर सीट r है, पर्सन n है, तो कितने बैठ पाएंगे, ओनली r। तो क्या तुम्हारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, आई एम सपोज्ड टू अरेंज r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n। तो केवल r ही लोग अरेंज हुए ना। तो सबसे पहले इस बात को समझो, क्या npr का पर्पस सॉल्व हो रहा है इस क्वेश्चन से। अरे वैल्यू क्या आएगी वो सब बात की बात है यार। तुम तो पहले ये समझाओ मुझे कि ये जो भी क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर ढूंढने जाने वाला हूं, क्या इस प्रॉब्लम का आंसर, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आंसर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी। सबसे पहले यह बात तो समझ लूं कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर आपके इस नोटेशन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो समझदार लोग हैं दे आर सेइंग कि यस होगा, क्योंकि आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आई विल बी एबल टू अरेंज ओनली r। और यही मैं चाहता था कि पूरे n अरेंज नहीं हो जाएं, केवल r अरेंज हो पाए, ठीक। r सीट है ना यार, और सीट्स कम है, आपने ऊपर बोला हुआ है सीट जो है वो n से कम है, ठीक। तो चलो अब प्रॉब्लम करते हैं। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में सोचूं, सीट या पर्सन। तुम तो जानते हो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से करता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, किसके डायरेक्शन से सोचूं। तो मेरे ख्याल से आंसर इज सीट, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। आई एम श्योर कि ऑल सीट्स विल गेट ऑक्यूपाइड, आपकी सारी सीट भर जाएगी, है ना। और तुम समझते हो ना कि सर इट इज इनमैटेरियल कि आप सबसे पहले कौन सी सीट भरने की बात करने वाले हो, कि चलो 4th सीट भरते हैं, है ना। क्योंकि तुम तो जानते हो मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि सबसे पहले 4th सीट भरी गई थी, उसके बाद लास्ट सीट, उसके बाद फर्स्ट सीट, ठीक है ना। दैट इज यूज मीनिंगलेस, बिकॉज अल्टीमेटली मैं तो सारे लोगों को बैठा हुआ देखूंगा कि आर सीट में कौन सा पर्सन किस सीट पर बैठा है, ठीक। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए। लेट्स गो बाय, है ना, ऑर्डर में चलते हैं। पहली सीट भरने का नंबर ऑफ वे n वे, फर्स्ट सीट, ठीक, n बॉयज, कोई सा भी बॉय को बिठा दो। सेकंड सीट फिल करने का n-1। अब तुम समझ रहे हो सर, एंड है ना, एंड यू आर फिलिंग फर्स्ट सीट एंड सेकंड सीट एंड थर्ड सीट, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल तो लगेगा ही। थर्ड सीट, फोर्थ सीट। अब जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो कि सर ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो भाई कि फर्स्ट में तो n में कुछ भी घटाया नहीं, n-0, सेकंड में n-1, थर्ड में n-2, फोर्थ में n-3, तो rth में तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहेंगे सर मेरे को पैटर्न दिख गया, r-1 यू विल सब्ट्रैक्ट।
r-1। So this will be answer to NPR। ठीक, अब इसको आई कैन सिंप्लीफाई, मैं इसको अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। फाइन, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल। तो जो लोग फैक्टोरियल जानते हैं वो कहेंगे सर n से लेकर काश ये पूरा 1 तक चला गया होता तो ये n फैक्टोरियल हो जाता, है ना। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहा है उसको रोको मत, उसको लगाओ कि सर मैं तो इसको पूरा 1 तक लेके जा रहा हूं। n-1, आई थिंक n-r+1 पर आप रुक गए थे, लेकिन मैं यहां से भी कंटिन्यू करके 1 तक जाऊंगा। तो यार ये तो तुम इसके पीछे के नेचुरल नंबर सारे बता सकते हो कि नहीं, है ना। नहीं बता पाओ तो जानते हो ना 4th क्लास के बच्चों को ले आना, वो बताएगा कि भैया इसके बाद आएगा n-r, फिर आएगा n-r-1 टिल 2 into 1। सही, अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो। अरे घटाया नहीं है, कोई जोड़ना घटाना नहीं कर रहे हैं ज़ैनब, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। आई थिंक यू हैव मल्टीप्लाइड, तो जो मल्टीप्लाई किया उसको नीचे भी तो करो, बैलेंसिंग करो। n-r-1 2 into 1। सही, तो बस जिसको फैक्टोरियल की डेफिनेशन आती है वो समझ गया कि सर ये 1 2 से लेकर पूरा n तक गया है, इसे n फैक्टोरियल कहते हैं। और जो डिनोमिनेटर है वो भी कंटिन्यूएशन 1 2 3 4 पूरा कंटिन्यूएशन अप टू व्हाट, अप टू दिस, है ना, अप टू n-r, 1 से लेकर n-r तक सारे नंबर है ना। तो इट बिकम n-r फैक्टोरियल। तो नाउ दिस बिकम ए फॉर्मूला आई विल डायरेक्टली अप्लाई इन प्रॉब्लम्स कि NPR इज नथिंग बट, मैंने डिराइव किया भाई, रटो, ठीक, रटना है। डन, ठीक। चलो मैं तुमको एक अच्छी एक नई सिचुएशन देता हूं ना, देखें कितने लोग आंसर कर पाएंगे। दिस इज गुड, है ना। तुम बताओगे आंसर, है ना। देयर आर 6 बॉयज, वेट, फाइंड, थोड़ा टेक्निकल टर्म लिखूं तो अच्छा रहेगा ना, हटाओ। फाइंड नंबर ऑफ वेज, इजी लैंग्वेज, टू अरेंज 6 बॉयज इन 10 सीट्स। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं कि सर ये भी तो लिखो 1 सीट में कंटेन ओनली 1 बॉय, है ना, ये सब मैं कुछ नहीं लिखूंगा। करो सवाल कि सर एक लड़का तो तीन चेयर में लेट गया। ठीक है ना। यार इसका सही जवाब दो यार, करेक्ट आयुष। नंदिनी,
अरे वैल्यू मत लिखो यार, वैल्यू मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, है ना। जिसने कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दी है मैं नहीं बता पाऊंगा। रजत, शिवांश, भावेश आई थिंक ना, प्रगति, पूर्वी, भावेश, हाँ, कार्तिकेय, यशराज। अरे एक नाम और निकल गया है, रुक जाओ धीरे। रक्षित, प्रियांशु। अच्छा वो कैलकुलेशन ही करके लिख दी क्या, वो स्लाइड हो गया यार। प्रणय, रक्षित, दीपिका, मृण्मय, अदिति, है ना, अलशत, कईयों के नाम मिस हुए हैं तो चिंता मत करना तुम लोग, ठीक है। दिशिका, आर्यन, हर्ष, मोस्टली सभी आंसर ठीक है। तनीषा, रुद्र, अभिनव, उज्जवल, दीर्ष्या, बस ठीक है। बहुत नाम पढ़ लिए मैंने, ठीक है। तो तुमको लगता नहीं कि सर चेयर्स 10 सीट, जो समझदार लोग हैं, ठीक है अभिनव, दे अंडरस्टैंड कि जो लिमिटेड ऑब्जेक्ट होता है उसके डायरेक्शन में सोचते हैं। एंड दिस टाइम बॉयज आर लिमिटेड। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एवरी बॉय विल ऑक्यूपाई सीट, लेकिन मैं सीट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि विल दिस सीट गेट ऑक्यूपाइड, नॉट श्योर। हो सकता है खाली रह जाए, हो सकता है भर जाए। तो इसलिए जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी दैट विल बी बॉय, है ना। तो बॉयज को भरते हैं। B1 हैज हाउ मेनी चॉइस, 10 चॉइस। B2 has how many choice? 9 choice. B3 8, B4 7, B5 6 and B6। ये आंसर हुआ ना ऋषभ, मिस्टेक है ना, 5 लिखना भूल गया ना। मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर ये आंसर है। अब कई लोग इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर गए कि सर इसको पूरा 4 से लेके 1 तक ले जाइए, है ना। तो डोंट यू थिंक कि सर ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। अरे ऊपर मैंने 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो यू गेट दिस। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो एक रिजल्ट जैसा नहीं बन गया कि n, मतलब मैं रटने के लिए तो वैसा नहीं बताना चाहता कि इसको भी रटना चाहिए हमको। कहां गया रबर, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन बॉयज ही रखते हैं यार, n बॉयज इन आर प्लेसेस वेयर आर इज मोर, कि सर प्लेसेस ज्यादा है। ठीक है राजकुमार, ठीक है ना। मैंने कहा ना कईयों के नाम स्किप हुए, एक का नहीं हुआ है ना, प्रखर एंड ऑल, बहुत सारे लोगों के नाम स्किप हुए थे यार, क्योंकि मुझे लग रहा है लगभग पूरी क्लास ने आंसर 10 P6 लिख दिया था, ठीक है ना। कि सर आप इतना बढ़िया बताया आपने, कैसे कोई गलत कर सकता है, नहीं। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर वो प्लेसेस ज्यादा है, बॉय कम है, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि आपका आंसर RPN आ रहा है। थिंक, ठीक है सूरज।
फील कर पा रहे हो ना कि इफ n इज लेस देन r तो परमुटेशन का आंसर RPN आ रहा है। सोचो यार, सोचो, इजी डिराइव किया है हमने। 5 सेकेंड्स क्विकली। बढ़िया बात है सूरज। वीडियो लैगिंग टू मच। हाँ, वैसे बस क्लास का टाइम भी अब हो गया, मुझे लग रहा है क्लास खत्म होने पर, है ना, अब लैग ज्यादा हो रहा है तो चलो 1 मिनट बिफोर ही एंड कर देते हैं, है ना। वैसे तो मैं कॉम्बिनेशन भी पढ़ाने के मूड में था कि यार NCR ज्यादा लैग हो रहा है क्या? अब सही है ना। इसकी भी डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फ्लो बनेगा ना। अच्छा, तुमको सोच के आने को मिलेगा कि सर NCR पर हम सोच के आएंगे, है ना। तो लेट्स टेक द प्रूफ। नहीं यार, लैग नहीं हो रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं हो रहा है ना। अब सही है, देखो अब सही हो गया। ओके, okay, not lagging now, fine. Okay, let's know the meaning. NCR notation, ठीक है। लेट्स टेक द मीनिंग कि इसका तात्पर्य क्या है, राइट। तो इसका तात्पर्य है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस and distinct objects taken are at a time। R का अगेन तुम मतलब समझ जाओगे कि सर R again is to be between 0 to n। होमवर्क तो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्लास होमवर्क इज सर्कल्स रिमेनिंग एंड पैराग्राफ रिमेनिंग, लीविंग पैराग्राफ 13, ठीक है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन होमवर्क यू विल गेट फ्रॉम मंडे। ओके, टेस्ट दे लो, टेस्ट के बाद से फिर तुमको, तुम्हारा तो खैर टेस्ट नहीं है, सॉरी, मंडे के बाद से तुमको PNC का होमवर्क मिलेगा कंफर्म। बस एक दिन का और वेट है ना, क्योंकि PNC में अभी अपने कुछ भी खास कवर भी तो नहीं किया यार, ठीक है। हाँ, आई नो टेस्ट नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है। स्टिल वो पैराग्राफ हो गया ना होमवर्क, पैराग्राफ प्लस, ठीक है ना। ओके, आई थिंक तुम इसका मतलब तो समझ गए कि सर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली टू सेलेक्ट। केयरफुली सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम सपोज टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरा सवाल है। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। नाउ आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो अगेन एक काम करते हैं, मैं तुमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम देता हूं। उस प्रॉब्लम के थ्रू वी विल फाइंड आउट कि व्हाट इज NCR। ओके, तो मैंने तुमको फिर से वही सवाल दे दिया कि देयर आर
आर सीट्स, बहुत केयरफुली सुनना बात को, है ना, और कोई भी बात अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। देयर आर आर सीट्स, ठीक, एंड देयर आर एन पर्सन्स, ठीक, और जो सीट्स है दे आर लेस, कि सर आर जो है वो एन से कुछ छोटा वैल्यू हो सकता है। आर एक नोन क्वांटिटी है, ठीक है। देयर आर 10 बॉयज एंड देयर आर 6 सीट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं कह रहा हूं यू अरेंज देम, सेम सवाल मैंने दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n boys in R seats। ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक। तो क्या मैं डायरेक्ट आंसर कर दूं कि सर अभी तो सीख कर आए हैं हाउ टू अरेंज n बॉयज इन R सीट्स, यू कैन डायरेक्टली आंसर कि सर इसका आंसर होगा NPR। हाँ बोल दो जल्दी से कि सर आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज NPR। सोचो सोचो, ठीक है ना। अरे भाई, आउट ऑफ 15 प्लेयर्स यू हैव टू सेलेक्ट द टीम ऑफ 11 क्रिकेटर्स, ठीक है ना, कि सर 15 लोगों को लेकर के हम गए हैं, लेकिन आउट ऑफ 15 आई हैव टू मेक 11 प्ले इन द मैच, ठीक है। तो मैं 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने जा रहा हूं आउट ऑफ 15। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि तुम सेलेक्ट मत करो, तुम तो 15 प्लेयर्स को चेयर में बिठाओ, 11 चेयर में बिठाओ, मेक 11 प्लेयर्स सिट इन 11 चेयर्स। तो इमीडिएट आंसर इज 15p11। फील कर गए? अरे मैंने भी आंसर खत्म थोड़ी किया है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं एक डिफरेंट वे में बात करने जा रहा हूं, ठीक। मुझे बताओ, व्हेन यू अरेंज दीज n बॉयज इन R सीट्स, तो क्या तुम इस बात को जानते हो ना कि सर ये n बॉयज नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि आपकी सीट तो 11 है और प्लेयर्स 15 है ना, तो आपके सिर्फ 11 प्लेयर्स ही बैठ पाएंगे। तो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे वो 11 प्लेयर बताओ हु विल ऑक्यूपाई 11 चेयर्स, मुझे उन प्लेयर्स के नाम बताओ, ठीक। तो तुमने मेरे को लिस्ट दे दी, यार ये तो मेरे सामने भी अटकने लग गया, तुम्हारे लिए भी अटक ही रहा होगा अगर मेरे सामने अटक रहा है तो। आ रही है प्रॉब्लम? रुको वॉक करके देखूं, हाँ अब सही हो गई, नहीं आ रही तो अटक रहा है थोड़ा, ठीक है। तो एज यू अंडरस्टैंड कि सर ओनली आर बॉयज, एक सेकंड ठहरो यार, ये तो यहां पर क्लास में भी अटक रहा है, मेरे को ही दिख रहा है अटकता हुआ है। अभी ठीक है, ओके। तो बिकॉज आई अंडरस्टैंड ओनली आर बॉयज विल गेट सीट, है ना, तो आई एम आस्किंग यू द नेम ऑफ दोज बॉयज, है ना। तो सपोज यू गेव मी द लिस्ट कि सर B1 बॉय, B2 बॉय अप टू BR बॉय, they will
सिट इन दीज चेयर्स। ठीक है, तो अगर दिस इज द सेट, ये एक सेट ऑफ बॉयज है हु विल बी अरेंज्ड इन द चेयर्स, है ना। तो मुझे बताओ इस सेट को इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज। आंसर कि सर ये B1 से BR को आई वॉन्ट टू अरेंज इन R सीट्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज। होल्ड। नहीं नहीं, मैंने जो पूछा है उसका आंसर कि सर ये R बॉयज को आप R सीट में कैसे अरेंज करोगे, तो योर आंसर इज R फैक्टोरियल। कि सर इस सेट का आंसर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इज R फैक्टोरियल। ठीक, ये बात तो जानते ही हो यार, R बॉयज R चेयर अरेंज देम, आंसर इज R फैक्टोरियल। ठीक, अब ध्यान देना, मान लो सेट ऑफ बॉयज इज दिस इज अनदर सेट ऑफ बॉयज। मानते हो कि सर ये बॉय डिफरेंट है, अभी जो आपने R बॉयज लिखे हैं ये एक डिफरेंट सेट है। हां बोलो। ठीक, दिस इज वन न्यू सेट ऑफ बॉयज। नाउ हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस सेट ऑफ बॉयज इन R चेयर्स। तो मेरे ख्याल से आंसर इज अगेन R फैक्टोरियल, है ना। तो अब मुझको एक बात सोच के बताओ, ये जितने अरेंजमेंट तुमने लिखे इन दिस केस, कि सर ये जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे और यहां पर जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, इज देयर एनी अरेंजमेंट कॉमन टू देम? क्या कोई एक अरेंजमेंट इनमें कॉमन है क्या? संभव ही नहीं सर, इसमें तो आदमी ही अलग हैं। जब पर्सन ही सेम नहीं है तो हाउ कैन ए अरेंजमेंट इन दिस केस बी द सेम? संभव ही नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल अरेंजमेंट्स हियर विल बी डिफरेंट देन अरेंजमेंट्स हियर, है ना। सोच पा रहे हो ना बात को, कि सर ये सारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे। these arrangements there is no common arrangement in them, fine। तो इस तरह से मैं एक एक केस बना के कर रहा हूं, है ना। तो यू कैन थिंक आइदर, अब लैंग्वेज पे जाओ, अपने अंदर से आवाज निकालो कि these are the person who get seat और these are the person who get seat। तो I arrange these boys और these boys और, तो इस तरह से हाउ मेनी केसेस, कितने केसेस होंगे? ये जो तुम मुझे R पर्सन के केसेस दे रहे हो कि सर दिस इज वन सेट ऑफ बॉयज, दिस इज अनदर सेट ऑफ बॉयज, ऐसे हाउ मेनी केसेस यू विल बी गेटिंग? सोचो एंड एवरी केस विल गिव यू अरेंजमेंट R फैक्टोरियल, है ना। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर नंबर ऑफ सेट्स इनटू R फैक्टोरियल इज माय आंसर? नंबर ऑफ सेट्स इनटू R फैक्टोरियल, यार वो जो नंबर ऑफ सेट्स है ना, वही तो कि आउट ऑफ n बॉयज दिस इज वन सिलेक्शन, दिस इज अनदर सिलेक्शन, उसे तो हम लोग NCR कहते हैं। एक तो क्लास अटक रही है, तो समझ में है ना,
तो मेरे ख्याल से तुम कुछ फील कर पा रहे हो कि सर ये जो आप सेट्स बना रहे हो ना, इसी को तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहा जाता है. दिस इज वन सिलेक्शन ऑफ आर, दिस इज अनदर सिलेक्शन ऑफ आर. हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ आर, उसे हम लोग टेक प्लेस. तो नंबर ऑफ केसेस you decide person and every case is giving these many arrangement. तो मानते हो सर ये भी तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का ही आंसर हुआ, ठीक है ना. दिस इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ओनली. तो कुछ समझ आई बात कि सर ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे, राइट. तो नाउ यू गेट द आंसर. एनसीआर इज कमिंग टू बी सही. और एनपीआर, बाकी लोग री एंटर करें भाई, है ना. दोबारा से एक बार क्लास को ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा सब. जिनको भी लैग आ रहा है वो एक बार री एंटर करें. आई थिंक नाउ ऑल ओके. ठीक है ना तनीषा, नाउ ओके, गुड. तो कुछ समझ में आया मैंने क्या किया. मैंने सेम प्रॉब्लम को एक डिफरेंट अप्रोच से किया, और वो अप्रोच तुम लोग फील कर पा रहे हो कि सर फर्स्ट आई डिसाइड हु विल ऑक्यूपाई प्लेस, देन आई अरेंज देम. फील करो, दीज बॉयज will occupy, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. तो इस तरह से जितने केसेस होंगे, हर केस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल. सर आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल. हाउ मेनी टाइम्स आर फैक्टोरियल, कितने बार आर फैक्टोरियल. जितने वेज में यू कैन सेलेक्ट बॉयज, है ना. ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इज व्हाट, is number of set of R person, number of selection of R boys, है ना. कि सर हाउ मेनी टाइम्स, these many times. जितने वेज तुम्हारे R बॉयज के सिलेक्शन के हैं, उतने टाइम्स आई विल गेट R फैक्टोरियल. तो लोग समझ गए ना कि सर NCR into R factorial is NPR. तो नाउ तुम्हारे पास NCR का फॉर्मूला बन गया. अब एक काम करते हैं, है ना. तुम एक बार घर पे बढ़िया से समझ करके आना. एक छोटा सा, है ना, रिवीजन दे दूंगा इस कंसेप्ट का, है ना, लेकिन फास्ट दूंगा, ध्यान रखना. तो एक बार पढ़ करके आना, है ना. तो ड्यू टू डिस्टरबेंस बात को ध्यान में रख के चल रहा हूं कि इस बात को तुमको एक छोटा सा रिवीजन नेक्स्ट क्लास में फट से बता दूंगा कि हाउ डू आई गेट एनसीआर इक्वल टू दिस. ओके, चलो भाई, होमवर्क बता दिया. बाय, जय हिंद.